हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, आज स्टार्ट कर रहे हैं टीवाई बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट मॉड्यूल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, फोर्थ चैप्टर। वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अब बच्चों, ये टॉपिक जब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो एक जनरली वर्ड आपके माइंड में ज़रूर आता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बराबर। क्योंकि जब हम बोलते हैं फॉरेन का इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो 1991 की पॉलिसी के बाद हमारे इकोनॉमी में बहुत से रिस्ट्रिक्शंस को हमने रिड्यूस कर दिया, ताकि हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ और डेवलपमेंट जो बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स की वजह से अफेक्टेड है, वो सब जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हम रिड्यूस करें। सो मैनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, हमने उनको बहुत ही अपनी इकोनॉमी बहुत ईजिली विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन करने की कोशिश की। ना बच्चों, इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया में हम देखेंगे कि पहला डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। उसके साथ साथ जो होस्ट कंट्री है जहाँ पे हम फॉरेनर्स जो हैं इन्वेस्ट करते हैं, उस होस्ट कंट्री की क्या बेनिफिट्स मिलते हैं बिकॉज ऑफ एफडीआई। अच्छा, ना सिर्फ बेनिफिट्स, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं बच्चों, प्रॉस है तो कॉन्स भी है। तो हम देखेंगे लिमिटेशंस क्या होते हैं बिकॉज ऑफ एफडीआई। अच्छा, उसके बाद इस एफडीआई के प्रोसीजर को जो सपोर्ट करने वाला सबसे पहला हमारा प्रोग्राम और पॉलिसी था, वो था FIPB, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। उसके फंक्शंस और अचीवमेंट को हम देखेंगे, लेकिन 2017 में उसको हमने जो था उसको एबॉलिश कर दिया बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शन। हमने फिर उसको ब्रॉडर और वाइडर लेवल पे हमने डिप करके एक प्रोग्राम जो है हमने उसको जो है वो लॉन्च कर दिया। अच्छा, इस तरह से चेंजेस हम देखेंगे और फाइनली हम देखेंगे हमारी इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हम किस तरह से फॉलो करते हैं। तो बच्चों, चलो इस चैप्टर की जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है बच्चों। और पहला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एफडीआई। एफडीआई के डिफरेंट फॉर्म्स क्या है, यानी हम एफडीआई अपनी इकोनॉमी में किस किस फॉर्म में हम लेते हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफडीआई इन अ वेरी इजी वे, एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। ना बच्चों, जब हम कैपिटल की बात करते हैं, तो कैपिटल हर इकोनॉमी का लाइफ ब्लड माना जाता है। और अगर इकोनॉमी में फंड्स और कैपिटल जो है वो जितने ज़्यादा रहेंगे, इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा रहेगी, उतना आपके इकोनॉमी का इनकम, आउटपुट, प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट लेवल ज़्यादा रहेगा। आपकी इकोनॉमी का जीडीपी लेवल अच्छा रहेगा, आपका बीओपी पोजीशन जो रहेगा वो काफ़ी जो है वो पॉजिटिव रहेगा। इसके लिए हर इकोनॉमी जो है वो अपने कैपिटल लेवल को हमेशा ग्रो करना चाहती है, और ना सिर्फ ग्रो करना चाहती है, लेकिन उसके साथ साथ जो अभी हम देख रहे हैं कि वी वांट अकम्प्लिश द एजेंडा ऑफ 2030, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव करना चाहते हैं। तो उसके लिए वी रिक्वायर हैवी फंड्स, हमें बहुत फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, वो हर कंट्री अपने इकोनॉमी में ज़रूर चाहती है टू इंक्रीज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल इन देयर कंट्री, ताकि उनके एक्सपेक्टेड जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो। अच्छा, जो मैक्सिमम, अगर हमें इंडिया की बात कहूँ, तो हमारे इंडिया में हम जनरली देखते हैं जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो हमारी इकोनॉमी में काफ़ी फंड्स जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि नाउअडेज इंडिया जो है वो हर एक कंट्री के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म भी बन चुका है। इसको हम कहते हैं कि एक बहुत ही प्लेटफॉर्म एफडी है, यानी हर कंट्री के लिए इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो बहुत अच्छी तरह से फंड्स को, टेक्नोलॉजी को वो इन्वेस्ट करते हैं और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जो है वो एंजॉय करते हैं। जिसमें हम जापान देखते हैं बच्चों, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है उनका चल रहा है। नेदरलैंड है, उनका एफडीआई का लेवल हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है। अगर मुझे जापान का याद आ रहा है, तो हमारी इकोनॉमी में लगभग $690 बिलियन वो हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर चुके हैं। नेदरलैंड जो है वो सेकंड रैंक पे आता है, वो भी हमारी इकोनॉमी में 629, लगभग $630 बिलियन जो है उन्होंने हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया हुआ है। थर्ड रैंक पे आता है कनाडा है, वो हमारी इकोनॉमी में $528 जो है वो बिलियन डॉलर्स जो है वो हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर चुके हैं।
4th रैंक पे हम यूके को देखते हैं, ऐसे ही सिमिलरली 5th रैंक हम जर्मनी को देखते हैं। ऐसे ही हमारे टॉप कंट्रीज़ में सिंगापुर और मॉरिशस जैसे कंट्रीज़ आते हैं जो हमारी इकोनॉमी में मैक्सिमम फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, वो इन्वेस्ट करते हैं सम टाइम एफडीआई में, सम टाइम एफपीआई में, वो भी हम क्लियर कर रहे हैं बच्चों। अच्छा, मैक्सिमम कहाँ वो इन्वेस्ट करते हैं? ज़्यादातर हमारा सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, या हमारा जो टर्शरी सेक्टर है जिसमें बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसमें उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया हो। जैसे गूगल जैसी कंपनी जो है, उन्होंने भी रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में उन्होंने लगभग 7.73% का स्टेक होल्डिंग जो है उन्होंने अपने इसमें किया हुआ है। देन ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में हम एफडीआई का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन देखते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत अच्छा एफडीआई में मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। फाइनली लीस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, उसमें हमें अच्छा एफडीआई का स्कोप मिलता है। बच्चों, मतलब ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में जब हम बात करते हैं एफडीआई, तो उससे ही रिलेटेड हम ये चैप्टर कर रहे हैं। अच्छा, जब हम एफडीआई की बात करते हैं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो 3 वर्ड से बना हुआ है, फॉरेन कंट्री से जब पैसा इन्वेस्ट होता है तो वो फॉरेन एंटिटी जो है, इट मे बी अ इंडिविजुअल, इट मे बी अ फर्म, वो बिजनेस फर्म भी हो सकता है, इट मे बी अ गवर्नमेंट, तो वो एंटिटी कोई भी हो सकता है, कोई भी हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर सकता है। जब हमारी इकोनॉमी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जब वो इन्वेस्ट करते हैं अपने फंड्स, तो वो 2 मोड से आते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक रूट। जब हम ऑटोमेटिक रूट्स बच्चों बात करते हैं, यानी वहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं गवर्नमेंट रूट, तो वहाँ पे आपको यू रिक्वायर द प्रायर परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। आपको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी बच्चों, उसके बाद यू विल बी अलाउड। जब हम कहते हैं ऑटोमेटिक, तो वो जो परसेंटेज हमारी गवर्नमेंट ने आफ्टर 1991 के बाद, तो एफडीआई में काफ़ी परसेंटेज जो है वो हमने बढ़ा दी है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हमने धीरे धीरे करके कम कर दी है। अब जैसे हम स्पेशली हम देखते हैं कि अगर हमारा प्रिंटेड मीडिया है, तो वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज 26% इज़ ओनली अलाउड। यानी अगर 26% से ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना है तो यू रिक्वायर गवर्नमेंट का परमिशन। अच्छा, कहीं कहीं पे क्या है, 49% जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो अलाउड है। जैसे इंश्योरेंस है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, या बैंकिंग सेक्टर्स अगर आप लोग कहो, या डिफेंस का एरिया कहो, अगर पेट्रोलियम सेक्टर कहो, तो यहाँ 49% का जो है वो एफडीआई इज अलाउड, नॉट मोर देन 49%। हाँ, उससे ज़्यादा चाहिए तो यू रिक्वायर परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ऐसा ध्यान में रखना पड़ता है। और कहीं कहीं पे तो 100% है, जैसे माइनिंग का बिजनेस हो, आईटी है, एयरलाइंस का बिजनेस है, ब्रॉडकास्टिंग है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है। इस तरह से बहुत सी एरियाज़ में हमारी गवर्नमेंट ने 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया है। लेकिन कहीं कहीं पे रिस्ट्रिक्टेड भी होता है बच्चों, यानी कंप्लीट प्रोहिबिटेड होता है, जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अलाउड। जैसे एटॉमिक एनर्जी हम देखते हैं, सिगरेट या टोबैको इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे आपको कोई भी परमिशन नहीं मिलेगी, यानी प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड। तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस हमें माइंड में रखना पड़ता है। तो ये थोड़ा जनरल नॉलेज बच्चों आपको रखना है। अब ये सब चीज़ें हैं तो हमारा ये क्वेश्चन इजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा, एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ एफडीआई। अब जब हम कहते हैं फॉर्म्स ऑफ एफडीआई, तो एफडीआई के लिए पहले आप लिखो कि ये जो फॉरेन कैपिटल की हम बात करते हैं उसका इंट्रोडक्शन हम पहले लिखेंगे। नाउ फॉरेन कैपिटल जब हम बोलते हैं, फॉरेन कैपिटल क्या है, इट इज़ वेरी यूजफुल टू इंक्रीज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बढ़ाने में हेल्प करता है, और यही कैपिटल हमें हेल्प करता है टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हमें लॉन्ग रन में ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, एजेंडा 2030 को सक्सेसफुली अचीव करना है, तो फिर हमें बहुत सारे एफडीआईज़ की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, इससे हमारा इनकम, इससे हमारा आउटपुट, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा जो स्टैंडर्ड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, ह्यूमन कैपिटल का, बढ़ेगा। प्लस उसके अलावा हमारा जो एक्सपोर्ट का क्वालिटी और क्वांटिटी वो भी बढ़ेगा, तो हर तरह से हमको फ़ायदा होगा। चलो अब मीनिंग देखते हैं फॉरेन कैपिटल बच्चों क्या है। फॉरेन कैपिटल मीन्स द कैपिटल
जो फ्लो करता है कम फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, उसे हम फॉरेन कैपिटल कहते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। अब ये फॉरेन कैपिटल के हमें जो फॉर्म्स है वो 4 फॉर्म्स में दिखते हैं। फॉर्म्स, पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो हम कहते हैं डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी FPI और FDI दोनों सेम समझते हैं, दोनों अलग हैं। जब हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे जब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई भी एंटिटी, फॉरेन एंटिटी हमारी इकोनॉमी में करती है, तो यहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट जब हो रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट फॉर मैनेजमेंट पर्पस हो रहा है, यानी दे आर परचेजिंग आवर्स इक्विटी शेयर्स जो है या एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है मोर देन 10% से ज़्यादा, यानी उनका मेन इंटरेस्ट क्या है, उनको मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होना है, उनको कंट्रोलिंग जो पोजीशन है उसमें इन्वॉल्व होना है, या वो लॉन्ग रन में अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो वो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बच्चों बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, यू ओनली वांटेड टू अर्न द प्रॉफिट। आप फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उनके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में थ्रू स्टॉक मार्केट आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आपका मेन इंटेंशन क्या है, शॉर्ट टर्म में अच्छी तरह से प्रॉफिट अर्न कर लिया। हाँ, तो इस तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलग है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बच्चों अलग है। हाँ, जब हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो वो क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय फॉरेन के इंडिविजुअल्स या फर्म या फॉरेन की गवर्नमेंट इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अदर कंट्री। दूसरे कंट्री के प्रोडक्टिव कैपेसिटी में वो इन्वॉल्व करती है, या कभी कभी वो कुछ कैपिटल गुड्स को परचेज भी करती है, या समटाइम वो उनके कुछ भी जो प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं उनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनती है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ मेड बाय फॉरेन इंडिविजुअल्स या फॉरेन की फर्म्स या फॉरेन की गवर्नमेंट in the productive capacity of other country. Yeah, it is very useful for the economic development, क्योंकि जितने फॉरेन के फंड्स आएंगे, फॉरेन की टेक्नोलॉजी आएगी, तो बट नेचुरल आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी। देन इससे मॉडर्नाइजेशन होगा, क्योंकि सम टाइम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी या सम टेक्निक्स के थ्रू आता है, तो वो भी आपकी इकोनॉमी में इनोवेटिव काफ़ी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट होगी, जितनी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा होगी। तो फ्रॉम एवरी एंगल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो रहता है वो हमारी इकोनॉमी के लिए यूज़फुल होता है। तो ये FDI के हम डिफरेंट टाइप्स करेंगे, लेकिन पहले हम कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ फॉरेन कैपिटल। अच्छा, दूसरा हमें दिखता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब हम कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, जैसे हम स्टॉक मार्केट में इक्विटी स्टेक होल्डिंग जो है वो हम परचेज कर लेते हैं। तो इन्वेस्टिंग इन फॉरेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जब हम कोई इक्विटी शेयर्स में हम इन्वेस्ट करते हैं बच्चों, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड FPI। यहाँ पे हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है टू अर्न द प्रॉफिट। हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हम मैनेजमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, या हम कंट्रोल करना चाहते हैं बिजनेस को। ये यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, लॉन्ग रन रहता है, आपका बिजनेस लॉन्ग रन चले। यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो है जब आप अर्न करना चाहते हो, तो यहाँ पे शॉर्ट रन का पर्सपेक्टिव होता है। यहाँ जब FDI में हम आते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आप जो शेयर्स परचेज करते हो वो मोर देन 10% आप परचेज करते हो, ताकि आप मैनेजमेंट का, आपके पास वोटिंग राइट्स जो है वो आ पाए, यानी आप मैनेजमेंट का हिस्सा बन सको। लेकिन यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी यू परचेज द स्टेक होल्डिंग मोर देन 10%। आप एनी रेशो जो है लेस देन 10% आप करते हो। तो इस तरह से दोनों डिफरेंट है बच्चों। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्ट होता है बाय फॉरेन का इंडिविजुअल या फॉरेन का फर्म या फॉरेन की गवर्नमेंट इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, यानी आपकी इकोनॉमी का प्रोडक्शन कैपेसिटी वो बढ़ाएगा। लेकिन फॉरेन का जब हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो उस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग इन द फॉरेन के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसे हम FPI कहते हैं।
इट मीन्स बाइंग द कंपनी शेयर्स इन अनदर कंट्री थ्रू स्टॉक मार्केट। अब हमें पता है कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट कंट्री है। मैंने पहले ही कहा ये हर एक कंट्री का अभी तो सपना बनता जा रहा है कि बेटर टू इन्वेस्ट इन इंडिया। वो हर एक के लिए एक प्लेटफॉर्म एफडीआई बनता जा रहा है। अब बच्चों ये भी एक डिफरेंट टाइप है, लेकिन फ़िलहाल टीवाई बीकॉम में ये टाइप नहीं दिया गया है, लेकिन ये मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूँगी क्योंकि मैंने पहले ही कहा इंडिया इज़ जो है वो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट कंट्री है फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक डेस्टिनेशन जो कंट्री है वो इंडिया है कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करें। और सिंस 2016 के बाद तो हमारे इकोनॉमी में एफडीआई का जो लेवल है, परसेंटेज है, रेशो है, इट हैज़ बीन गो ऑन इंक्रीजिंग। खास करके मैंने कहा ऑटोमोबाइल्स में हमने कहा, रियल स्टेट में देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में देखा, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में देखें, आईटी वर्ल्ड में देखें, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है वो फॉरेन का जो है वो इन्वेस्टमेंट हमें दिखाई देता है। सो दिस इज़ द थिंग, ये हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो हमने क्या देखा कि प्लेटफॉर्म एफडीआई यानी हर कंट्रीज़ के लिए क्या होता है, अगर मैं कहूँ और क्लियरली इसको कहूँ, जब हम कहते हैं ना प्लेटफॉर्म एफडीआई, तो यहाँ पे जो फॉरेन की कंट्रीज़ हैं वो इन्वेस्ट करती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो हमारे प्रोडक्शन में यानी होस्ट कंट्रीज़ के प्रोडक्टिविटी में इन्वेस्ट करती हैं, लेकिन उसका जो लार्जेस्ट स्टॉक है वो सेल करती है थर्ड कंट्रीज़ में। अब जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ कि BMW कंपनी है। अब ये BMW कहाँ की है? जर्मनी की है। अब ये जर्मनी की कंपनी जो है उन्होंने अपने ब्रांचेस बहुत से डिफरेंट कंट्रीज़ में भी स्टार्ट किया हुआ है, यानी वहाँ पे भी वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो करते हैं। क्यों? ताकि वहाँ पे वो मैन्युफैक्चर करके वहाँ के डोमेस्टिक मार्केट को भी सेटिस्फाई कर सके, प्लस वहाँ से मैन्युफैक्चर्ड स्टॉक किसी और कंट्री, थर्ड कंट्री को भी वो सप्लाई कर सकें। जैसे हमें मालूम है कि ये जो BMW के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं वो यूके में हैं, यूएस में हैं, देन ब्राज़ील में है, चाइना में है, इंडिया में है, मैक्सिको में भी है। तो इस तरह से हमने देखा हुआ है। अब 2007 में BMW का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी में कहाँ स्टार्ट हुआ था चेन्नई में। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात यह है वहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ, उसके काफ़ी पार्ट्स जो है वो मुंबई में भी बनते हैं, लेकिन उसके अलावा जो उस BMW की इंजन है, उस BMW के इंजन को बनाने वाले फोर्स मोटर्स जो है कंपनी वो बनाती है कहाँ? दिल्ली में बनाती है। अब जो BMW की इंजन बनाते हैं बच्चों, वो जो है वो मर्सिडीज़ की भी इंजन बनाते हैं, ओके, वो BMW की भी इंजन बनाते हैं। तो इस तरह से आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आप देख रहे हो किसी दूसरी कंट्री को फ़ायदा मिलता है। और ये हमने देखा था रिसेंटली जब हमने 2022 में देखा था कि लास्ट 4 ईयर का रिपोर्ट उन्होंने निकाला, तो BMW की जो 2 व्हीलर्स हैं लगभग 50,000 यूनिट्स उन्होंने मैन्युफैक्चर किया और एक्सपोर्ट किया टू थर्ड कंट्री। तो हो गया ना, BMW के लिए इंडिया क्या बन गया? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसका लार्जेस्ट स्टॉक जो है वो कहीं थर्ड कंट्रीज़ को सेल कर रहे हैं, लेकिन हमारे इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा हुआ। यहाँ उन्होंने फंड्स क्या किया बच्चों? इन्वेस्ट किया। यहाँ इन्वेस्ट करने से हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी सपोर्ट मिला, प्लस आउटपुट बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ा, प्लस हायर वेजेस हमारे वर्कर्स को मिले, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड जो थे वो कंपनी के स्टैंडर्ड से मैच कर रहे थे, उनको हायर वेजेस उन्होंने मिला। हमारी इकोनॉमी का इनकम GDP रेशो वो बढ़ा, और एक्सपोर्ट बढ़ने से हमारी इकोनॉमी का बैलेंस ऑफ पेमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव हुआ। तो ये सब फ़ायदा होता है बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ जो हम फॉरेन कैपिटल देखते हैं वो है डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब ये बच्चों आप जानते हो, अब मैं अगर कहूँगी कि ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो आप सब बच्चे जानते हो। अब जब हम कहते हैं ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है बच्चों। ये एक नेगोशिएबल सर्टिफिकेट है जो इशू करती है US बैंक, जिसमें स्पेसिफाइड होता है कि कितने शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो आपने US के यानी फॉरेन के स्टॉक मार्केट में आपने
इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो मोस्टली किस में डिनोमिनेशन में आता है, यूएस के डॉलर्स में आता है। तो ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये भी वन काइंड का फॉरेन कैपिटल है जिसमें काफ़ी लोग जो है इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जीडीआर भी आता है बच्चों। जब हम जीडीआर बोलते हैं तो वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है। अब इसमें क्या होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट ये भी एक नेगोशिएबल यानी ट्रांसफरेबल, जो इजीली ट्रांसफरेबल हो सके इंस्ट्रूमेंट है, इशूड बाय अ डिपॉजिटरी बैंक अगेंस्ट द डोमेस्टिक शेयर्स ऑफ इशूइंग कंपनी। आपने जितने उस फॉरेन कैपिटल में आपने इन्वेस्ट किया उसकी तरफ से जो भी आपको डिपॉजिटरी रिसिप्ट उन्होंने इशू किया होगा, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। लेकिन जो ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स होते हैं ये लिस्टेड भी होते हैं और ट्रेडेड भी होते हैं, नॉट इन वन स्टॉक मार्केट, इट इज़ वन और मोर इन इंटरनेशनल एक्सचेंज एक्सेप्ट यूएस। क्योंकि जो जीडीआर है वो यूएसए के स्टॉक मार्केट में नहीं होगा, उसको छोड़ के, जैसे हम कहें कि कोई लंदन का स्टॉक मार्केट है, हांगकांग का स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे वो चल सकता है। तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट ये क्या है, इट इज़ लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन वन और मोर इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन एक्सेप्ट यूएसए, क्योंकि यूएसए में क्या चलेगा, एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो इस तरह से भी आप फॉरेन कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। आप बच्चों ने ये पहले बहुत बार किया हुआ है। अच्छा, फाइनली हम देखते हैं डेप्ट कैपिटल, जब हम बोरोड कैपिटल लेते हैं। अब डेप्ट कैपिटल भी यू नो इट बच्चों, डेप्ट कैपिटल में जैसे हम रेमिटेंस देखते हैं, ये आपने रेमिट किया है, फंड्स को हमने ट्रांसफ़र किया है। दूसरा है आपने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स जो है, यानी कमर्शियल बैंक से आपने बोरो किए हैं फंड्स, वो एट अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड आपको रिडीम करना है। तो इस तरह से भी आपका फॉरेन कैपिटल जो है वो डेप्ट के फॉर्म में हम लोग लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल डेप्ट। हम ऑलरेडी एसवाई में कर चुके हैं बच्चों। देन होता है थर्ड, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स ऑफ नॉन रेसिडेंट सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। जो नॉन रेसिडेंट्स होते हैं सिटीजन्स, वो भी आपकी कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपकी बोरिंग जो है वो पॉसिबल होती है। जो डिबेंचर्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं और इन्वेस्ट कर लेते हैं। ओके बच्चों, देन नेक्स्ट होता है कि दैट इज़ फोर्थ वन, लोन्स फ्रॉम द फ्रेंडली गवर्नमेंट। और आजकल तो यू नो दैट कि हमारे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से हमने अपने रिलेशन एट ग्लोबल लेवल पे बहुत से कंट्रीज़ के साथ बहुत फ्रेंडली बना दी हैं। इसकी वजह से काफ़ी फंड्स जो हैं वो इजीली हमें अचीव हो जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आया तो हमें जो फ्रेंडली फंड्स हैं, बोरोड डेप्ट है, वो भी मिल जाता है। और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, उनसे भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें फंड्स जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे उनके साथ काफ़ी अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस हैं। तो ये क्या है बच्चों, डेप्ट फॉरेन कैपिटल किस फॉर्म में आता है, या रेमिटेंस के फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं फंड्स। देन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, आप कमर्शियल बैंक से, कमर्शियल सेक्टर से आप बोरो कर लेते हो और उसको आप स्पेसिफिक पीरियड के बाद आप रिटर्न कर दोगे। देन आता है फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स ऑफ नॉन रेसिडेंट सिटीजन जो हैं उस कंट्रीज़ के, वो आपको फंड्स जो हैं उसमें आपको पैसे जो है वो मिल जाते हैं, जैसे मैंने कहा डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के थ्रू मिल जाते हैं। या आपको लोन मिल जाता है फ्रॉम फ्रेंडली गवर्नमेंट्स या मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। इनसे भी आपको मालूम है बहुत से कंट्रीज़ को काफ़ी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो उनसे मिल जाती है, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सपोर्टिव होती हैं। अब ये हैं आपके फॉर्म्स ऑफ फॉरेन कैपिटल, 4 थे बच्चों। एक था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा था एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, थर्ड डिपॉजिटरी रिसिप्ट एडीआर और जीडीआर, और चौथा था डेप्ट ऑफ द फॉरेन कैपिटल। ओके बच्चों, ये 4 फॉर्म्स है फॉरेन कैपिटल के। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के टाइप्स क्या हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफडीआई। एफडीआई के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। अब आपके टीवाई बीकॉम लेवल पे जो है वो हमें जो दिखाई देते हैं वो है इनवर्ड और आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट, देन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इन्वेस्टमेंट,
then greenfield investment, mergers and acquisitions, then according to World Trade Organization. लेकिन इसके अलावा भी मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दिया, जैसे मैंने कहा प्लेटफॉर्म FDI जो एक नया पॉइंट हमें दिखाई देता है वो हमने दिखाई दिया, या हमें जो हमने किया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इन्वेस्टमेंट, इसके साथ एक दूसरा भी इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें दिखाई देता है और वो है कॉन्ग्लोमरेट। दैट इज एक ये वर्ड आता है कॉन्ग्लोमरेट, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी बच्चों, ये होता क्या है, बहुत इजी है। दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमरेट। नाउ हर चीज़ बहुत इजी है, जैसे हमने कहा कि जो प्लेटफॉर्म FDI है, हमारी इंडिया हर कंट्री के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन है टू इन्वेस्ट इन इंडिया, क्योंकि रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। तो काफ़ी ग्रोथ हमारी इकोनॉमी में दिखाई दिया है सिंस 2014, काफ़ी चेंज आया है, जिसमें हमने मेक इन इंडिया प्रोग्राम हमने देखा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमने इनिशिएटिव्स काफ़ी अच्छे लिए, या इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है, या हम उसमें देख रहे हैं स्किल इंडिया प्रोग्राम को काफ़ी हमने सपोर्ट किया हुआ। तो काफ़ी चेंजेस की वजह से हमारी इकोनॉमी में FDI जो है उसका फ्लो काफ़ी इकोनॉमी में ज़्यादा आ रहा है। तो पहला जब हम देखते हैं FDI, तो FDI क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग ओनरशिप। हम किसी में अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम ओनरशिप को बच्चों कंट्रोल करना चाहते हैं। ओनरशिप, हमें ओनरशिप में इंटरेस्ट है, इसके लिए मैंने कहा 10% से ज़्यादा स्टेक होल्डिंग हम अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं ताकि वोटिंग राइट्स हम में इन्वॉल्व हो सकें। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज द फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग ओनरशिप इन अ बिजनेस इन वन कंट्री बाय द अदर कंट्री। हमारा मेन पर्पस होता है लॉन्ग रन हम उस बिजनेस का हिस्सा बन के रहें। ये कोशिश जो है वो हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। अब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन कौन से टाइप्स में होती है वो बच्चों हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है इनवर्ड और आउटवर्ड। अब आपको नेम इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है इनवर्ड। जब हम कहते हैं इनवर्ड, तो इनवर्ड इज नथिंग बट इट इज सिंपल काइंड ऑफ FDI। जब फंड्स आपकी इकोनॉमी में इनफ्लो हो रहे हैं, आ रहे हैं आपकी इकोनॉमी, तो एन इनवर्ड इन्वेस्टमेंट मतलब इट मीन्स इट इन्वॉल्व एक्सटर्नल और फॉरेन एंटिटी, यानी जो हमारी फॉरेन कंपनी है, दे आर इन्वेस्टिंग या परचेजिंग गुड्स ऑफ लोकल इकोनॉमी। यानी जो फॉरेन एंटिटी है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो फॉरेन फर्म हो, चाहे वो फॉरेन गवर्नमेंट हो, व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग इन अवर इकोनॉमी, अगर US कंपनी हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रही है, जापान की कंपनी हमारे इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रही है, तो ये क्या हो गया, इनवर्ड, वो हो गया इनवर्ड इन्वेस्टमेंट। तो व्हेन इनवर्ड इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व एक्सटर्नल या फॉरेन एंटिटी इन्वेस्टिंग या परचेजिंग द गुड्स ऑफ लोकल इकोनॉमी, या आपके गुड्स को वो कंटिन्यूसली परचेज कर रही है तो उसमें इन्वेस्ट कर रही है, तो दिस इज ऑल्सो इनवर्ड। वो आपकी इकोनॉमी में परचेज कर रही है, यानी आपकी इकोनॉमी में फंड्स आ रहे हैं, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। तो इस तरह से वो है इनवर्ड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जब हम इनवर्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं बच्चों, तो इनवर्ड इन्वेस्टमेंट जब पैसा आपकी इकोनॉमी में आ रहा है, यानी इनवर्ड इन्वेस्टमेंट ये क्या है, इंजेक्शन ऑफ फॉरेन मनी, फॉरेन करेंसी जो है वो थ्रू एक्सटर्नल सोर्स से आपकी इकोनॉमी में इंजेक्ट हो रही आ रही है, तो इससे आपकी इकोनॉमी का लेवल जो है वो बढ़ता है, यानी आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो काफ़ी बढ़ता है। आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी और आपकी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल वो भी ज़्यादा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी इकोनॉमी से वो लोकल गुड्स या तो परचेज कर रहा है, या जब वो इन्वेस्ट कर रहा है तो बट नेचुरल प्रोडक्टिविटी का लेवल बढ़ेगा। इसके लिए मैंने कहा इनवर्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स द इंजेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स इनटू आवर कंट्री, यानी होस्ट कंट्री में इन्वेस्ट हो रहा है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमने दो कहा, इनवर्ड और आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट। अब जब हम आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं तो आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, या तो होता है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, आपने फ्रेशली कोई भी अपना बिजनेस फॉरेन कंट्री में स्टार्ट कर लिया, फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट कर दिया, जो हम यहाँ पे करने वाले,
यानी आपने डिसीजन लिया कि आई विल स्टार्ट माय बिजनेस इन फॉरेन कंट्री। जैसे अगर एलन मस्क है, टेस्ला के ओनर, उन्होंने कहा कि मुझे अपना बिजनेस जो है, यानी अपनी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो इंडिया में स्टार्ट करनी है, उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। या जैसे मैंने एग्जांपल लिया BMW का, उन्होंने अब चेन्नई में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टार्ट कर दिया। तो दे हैव स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, यानी सिंस फ्रॉम द बिगनिंग उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। तो वो क्या होता है, आपकी इकोनॉमी में क्या हो गया, आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट। आपने अपनी इकोनॉमी से फंड्स निकाले और किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट कर दिए। तो एन आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट इज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी इन विच एक डोमेस्टिक फर्म जो है वो एक्सपांड कर रही है अपने ऑपरेशन को इनटू फॉरेन कंट्रीज। और स्पेशली इसमें सब कौन सी होती है पता है, मल्टीनेशनल कंपनीज। जितने भी MNCs होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, वो अपनी बिजनेसेस को डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपांड करती हैं, ऑपरेट करती हैं। और जब इस तरह से होता है यानी वो क्या हो गया, आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट। वो अपने बिजनेसेस को अलग अलग कंट्रीज में स्टार्ट कर रही हैं, अपने ऑपरेशंस को एक्सपांड कर रही हैं। एक बहुत बड़ा एक्सपोजर जो है वो वर्ल्ड मार्केट को मिल रहा है विद थ्रू द आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट। क्लियर बच्चों? अच्छा, नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इन्वेस्टमेंट। अब जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इन्वेस्टमेंट आता है तो जब आप थोड़ा और हायर लेवल पे जाओगे, कहीं कहीं आपको मिलेगा, क्योंकि मैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बता रही हूँ, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल इन्वेस्टमेंट, और थर्ड आता है कॉन्ग्लोमरेट इन्वेस्टमेंट। ये तीनों कंसेप्ट साथ में होते हैं बच्चों, लेकिन फिलहाल TY BCom में वो कॉन्ग्लोमरेट का इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट फॉर नॉलेज पर्पज आई मस्ट टेल यू। अब देखो, जब हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट, अब वो हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस, आप सेम लाइन ऑफ बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे मैंने कहा BMW है, वो जर्मनी में तो उसका बहुत बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो ऑलरेडी है, लेकिन उसके साथ साथ उसने क्या किया है, उसने UK में, उसने US में, उन्हें मैक्सिको में, चाइना में, ब्राज़ील में, इंडिया में भी अपने यूनिट्स चालू किए। तो सेम बिजनेस है ना, प्रोडक्ट सेम है ना, वहाँ पे भी वो कार बनाता है, यहाँ पे भी वो कार बनाता है। या मैकडॉनल्ड्स है, वो अब्रॉड में भी मैकडॉनल्ड्स जो है वो सेम खाने पीने की चीज़ें जो है वो सर्व करता है, इंडिया में भी वही सर्व कर रहा है। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट है, सेम लाइन ऑफ बिजनेस, उसमें ही उसने इन्वेस्ट किया, तो ये हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट है। मतलब समझ गए बच्चों? अब देखो, अ कंपनी इन्वेस्टिंग इन द सेम बिजनेस, ध्यान देना, व्हेन अ कंपनी इज इन्वेस्टिंग इन द सेम बिजनेस, जब कंपनी सेम बिजनेस इन अब्रॉड में इन्वेस्ट करती है, दैट इट ऑपरेट्स इन डोमेस्टिक मार्केट, जो वो अपने डोमेस्टिक मार्केट में कर रहा है, जो वो अपने डोमेस्टिक मार्केट में कर रहा है वही अब्रॉड में कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यानी सेम लाइन, एग्जैक्टली सेम लाइन में वो इन्वेस्ट कर रहा है, उसी ऑपरेशंस को वो कंटिन्यूसली अब्रॉड में भी अपने ऑपरेशंस को एक्सपांड कर रहा है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज हॉरिजॉन्टल। तो ये इस तरह से हमें दिखाई देता है। अब जैसे से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मैकडी का एग्जांपल लिया, या हम स्टारबक्स देखते हैं, KFC देखते हैं, या यहाँ पे मैंने एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक एग्जांपल दिया, या जैसे आईफोन है, एक सेल फोन प्रोवाइडर है जो US का है, आईफोन वाला। अब सेम आईफोन का उन्होंने स्टोर क्या कर दिया, मुंबई में भी स्टार्ट कर दिया। अब दे आर ओपनिंग देयर स्टोर्स इन इंडिया आल्सो। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल। जो बिजनेस वो अब्रॉड में कर रहे हैं US में, same business, same line of operations they are following in our India. So that is called horizontal investment. Clear बच्चों? अच्छा, दूसरा आता है vertical investment। जब हम कहते हैं vertical, तो vertical में हमें किस तरह से दिखाई देता है, ये vertical position है। अब वो वर्टिकल पोजीशन में वो क्या करते हैं, वो वर्टिकल में अपने बिजनेसेस को जो रिलेटेड है, रिलेटेड बच्चों, जो रिलेटेड है, अब वो रिलेटेड बिजनेस कभी कभी वो बैकवर्ड में जाते हैं, कभी कभी वो फॉरवर्ड में जाते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, लेकिन रिलेटेड बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने कहा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अब जैसे BMW है, अब BMW ने क्या किया, सपोज सीएट टायर्स के साथ उन्होंने टाइप कर दिया कि उनके टायर्स जो हैं वही उस BMW कार में उनके लगेंगे, या MRF टायर्स है वही उनके गाड़ी में
लगेगी। तो सपोज जो उस पर्टिकुलर उनके प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है, जो एक टायर कंपनी है यानी रबर कंपनी का हिस्सा बने, या जो ग्लास है वो उनके लिए उनका हिस्सा बने, या इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज भी उनके कार में रिक्वायर्ड रहती हैं। तो जब वो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, अगर वो उनमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको कहीं और से कोई भी कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि वही उनका एंसिलरी यूनिट भी बन जाएगा। तो इस तरह से वर्टिकल इन्वेस्टमेंट इज़ वन इन विच डिफरेंट प्रोडक्ट रहेगा, बना कार रहे हैं लेकिन वो इन्वेस्ट किस में कर रहे हैं, टायर मैन्युफैक्चरिंग में, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में, या जो इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहे हैं। अब जैसे आपको मालूम है हर कार में एलईडी लगाया जाता है, हर सीट में एक जो प्रीमियम कार्स रहती हैं उनमें उनको एलईडी चाहिए, छोटा सा फ्रिज उनको चाहिए, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वेस्ट कर दिया ताकि वो उनके स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाए। तो इसके लिए, या इंजन जो है, जैसे मैंने कहा कि सपोज़ BMW की इंजन जो इंडिया में वो बनाते हैं, तो हमारे पास जो हम लोग कहते हैं फोर्स मोटर्स हैं, अब वो फोर्स मोटर में उन्होंने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। जो दिल्ली में BMW के लिए भी वो इंजन बनाता है, प्लस वो मर्सिडीज़ है उनके लिए भी बनाता है। तो वो जब ऐसी प्रीमियम टाइप कार्स है उनके लिए वो इंजन बनाता है, तो बट नेचुरल का स्टैंडर्ड क्या रहेगा, हाई रहेगा, वो उसमें इन्वेस्ट कर रहते हैं। तो वर्टिकल इन्वेस्टमेंट इज़ वन in which different but related business activity from the investors main business are established। जो उनके मेन बिजनेस से रिलेटेड हैं, उससे रिलेटेड जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड अ वर्टिकल इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये वर्टिकल इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है बच्चों, एक होता है बैकवर्ड, एक होता है बैकवर्ड। सपोज मैं बैकवर्ड की तरफ इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो बैकवर्ड की तरफ इन्वेस्ट कर रही हूँ यानी आई विल ट्राई टू इन्वेस्ट इन माय रॉ मटेरियल, मैं रॉ मटेरियल की तरफ जा रही हूँ। जैसे अभी मैन्युफैक्चरिंग जो भी कर रहा है पर्टिकुलर, अगर वो माइनिंग की तरफ इन्वेस्ट कर रहा है, माइंस में आयरन स्टील की माइन है, अगर वो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये क्या है, बैकवर्ड इन्वेस्टमेंट है कि जो भी उसे मेटल चाहिए वो उस माइंस में से जहाँ पे उसने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है वहाँ से उसको मिलेगा। या फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है बैकवर्ड इन्वेस्टमेंट। जब हम बोलते हैं बैकवर्ड इन्वेस्टमेंट, तो बैकवर्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स व्हाट, जहाँ पे एक प्रोडक्शन यूनिट जो है वो इन्वेस्ट करता है अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के लिए जो से कनेक्टेड है, जैसे रॉ मटेरियल। जैसे मैंने कहा कि जैसे इट मीन्स अ बैकवर्ड इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, एक इंडस्ट्री दैट विल प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू दैट फर्म, जो उस फर्म को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए क्या बोला बच्चों, माइनिंग, जो उसके प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, जो उसे रॉ मटेरियल दे रहा है। अगर वो बैकवर्ड में जा रहा है, वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो एक वर्टिकल इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। लेकिन कभी कभी फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स व्हाट, जब हम फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं यानी आई एम इन्वेस्टिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने मार्केट में मैंने मॉल्स बना दिए ताकि मुझे वहाँ पे सप्लाई की चेन ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे मैंने शोरूम्स, हर एक जो है सिटी में जितने भी हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे शोरूम बना दिया, यानी यहाँ पे आई एम मैन्युफैक्चरिंग द कार और उसके लिए जो शोरूम है यानी सप्लाई चेन जो है, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो ऑलरेडी रेडी है, मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट। तो फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स इंडस्ट्री यूज आउटपुट फ्रॉम फर्म्स टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जहाँ पे होगा, सप्लाई चेन जहाँ पे होगा, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से हमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल इन्वेस्टमेंट। लेकिन वर्टिकल में मैंने क्या कहा, यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, एक बैकवर्ड, एक फॉरवर्ड, और यहाँ पे दिखाई देता है एक कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट में क्या होता है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे न वो आपका हॉरिजॉन्टल है न वो आपका वर्टिकल है। जब हम हॉरिजॉन्टल है तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, अच्छा जब वर्टिकल है तो या बैकवर्ड जा रहे हैं या फॉरवर्ड जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी न वो हॉरिजॉन्टल है न वो वर्टिकल है, लेकिन वो कॉन्ग्लोमरेट है। कॉन्ग्लोमरेट यानी अनरिलेटेड, वो अनरिलेटेड बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। अब सपोज से फॉर एग्जांपल जब वो इंडिया में है तो इंडिया में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है,
यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है। या आपने मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जब टाटा इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने अगर एब्रॉड में अपने बिजनेस को, अपने ऑपरेशंस को और बढ़ाया, बहुत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को उन्होंने बढ़ाया, लेकिन एब्रॉड में उन्होंने क्या किया, उसके साथ साथ एक होटल जो है वो स्टार्ट कर दी। अब यहाँ ऑटोमोबाइल, एब्रॉड में होटल, यानी फूड से रिलेटेड हो गया, तो वो डिफरेंट लाइन हो गया, एक डिफरेंट एक कंसेप्ट हो गया। या सपोज उन्होंने एक टेक्सटाइल जो है इंडस्ट्री, वो उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री टोटली डिफरेंट हो गया। या सीमेंट इंडस्ट्री, उसमें उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, तो वो एक डिफरेंट हो गया, अनरिलेटेड। यहाँ पे आप ऑटोमोबाइल में इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन बाहर जाके होटल में इन्वेस्ट कर रहे हो, बाहर जाके आप हॉस्पिटल में इन्वेस्ट कर रहे हो, बाहर जाके आप सीमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो अनरिलेटेड हुआ ना। दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमरेट, वो आपका कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस है। ओके बच्चों, ये आपके लिए सिर्फ नॉलेज के लिए, सिर्फ यू कीप इन माइंड। अच्छा, नेक्स्ट आता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में हमें जनरली क्या दिखाई दे, बहुत आसान है, वर्ड आपको कल दिखाई दे रहा है, बहुत इजी। ग्रीन फील्ड, ग्रीन फील्ड यानी एवरीथिंग इज फ्रेश, यानी हमें बिगिनिंग से स्टार्ट करना है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है फ्रॉम योर स्क्रैच। ऐसे बहुत से बिजनेस है, जैसे मैंने कहा मैकडोनल्ड्स या स्टारबक्स हमने कहा, या KFC कहा। अब बच्चों, जब हम मैकडोनल्ड्स देखते हैं, जब हम KFC देखते हैं, तो आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, कहीं पे भी है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेम रहता है। प्लस उसके अलावा वो अपने हाईली ट्रेंड स्टाफ जो उनके कंपनी के स्टैंडर्ड को मैचअप कर सके, उनको अपॉइंट करते हैं। प्लस उनका फैब्रिकेशन वो भी सेम रहता है, टाइट कंट्रोल ओवर द फैब्रिकेशन वो भी उनका रहता है। स्टारबक्स है, दे आर प्रोवाइडिंग कॉफ़ी एंड केक्स, वो भी वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन देयर स्टैंडर्ड्स वेरी हाई। लेकिन उनका भी कहीं पे भी आप जाओगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेम रहेगा। प्लस उनके जो शेफ्स रहते हैं, उनके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या HRD डिपार्टमेंट रहता है, वो कम्प्लीटली हाईली ट्रेंड होता है। हर चीज़ को वो खुद मॉनिटर करते हैं, खुद कंट्रोल करते हैं, हर चीज़ को वो प्रॉपरली एज पर देयर कंपनी के स्टेटस और डिग्निटी के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अपना बिजनेस किसी भी कंट्री में खोले। इसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, यानी उनको सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग खुद करना है, यानी उस कंपनी में, उस कंट्री में अपना जो फैक्ट्री है, अपना जो शोरूम है, या अपना जो होटल है, या अपना कोई बिजनेस है, वो बिगिनिंग से स्टार्ट करना है, खुद उसको करना है। कंस्ट्रक्ट भी उनको करना है, फर्नीचर भी उनके हिसाब से, मशीनरी भी उनके हिसाब से, स्टाफ भी उनके हिसाब से, हर चीज़ उनके हिसाब से होनी चाहिए। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को या लेबर को, मशीनरी को वो खुद कंट्रोल करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट इज़ अ टाइप ऑफ FDI, जहाँ पे पेरेंट कंपनी है, जो इन्वेस्टर्स हैं, दे बिल्ट इट्स ऑपरेशन इन द फॉरेन कंट्री फ्रॉम द ग्राउंड अप, यानी दे विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। हर चीज़ को वो खुद प्लान करके सिस्टमेटिकली एज पर द कंपनी का जो चॉइस है, जो फॉर्मेट है, स्ट्रैटेजी है, वही फॉलो करते हैं, चाहे वो किधर भी। आप देखो मैगडी के बाहर आपको दिखाई देता है स्टैचू रहता है, येलो एंड रेड कलर के स्टेप्स में आपको दिखाई देता है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह दे विल ट्राई टू फॉलो इट, वो फॉलो करने की कोशिश करते। तो सेम थिंग, वो क्या है आपका ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, नेक्स्ट होता है मर्जर। अब मर्जर आपको मालूम है बच्चों, जब 2 और मोर देन 2 एंटिटीज दे विल मर्ज देयर बिजनेसेस, वो अपने बिजनेसेस को मर्ज करते हैं। अब जब बिजनेसेस को मर्ज कर देते हैं तो बट नेचुरल उनके रिसोर्सेस मिलेंगी, तो वो पावरफुल बन जाएंगे। अब जैसे टाटा ग्रुप है, यू नो दैट। अब टाटा ग्रुप ने क्या किया, उनको मालूम है इंडियन एयरलाइंस जो है, दैट इज़ एयर इंडिया, उन्होंने 2022 में टेक ओवर कर लिया, बराबर। लेकिन एयर इंडिया को उन्होंने क्या किया, फिर सिंगापुर की जो कंपनी है विस्तारा, उसके साथ क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, मर्जर हो गया। तो ये एक मर्जर हमने बहुत रिसेंटली देखा विद सिंगापुर के साथ और टाटा सन्स के साथ, ये हमने देखा। या PVR हमने देखा विद आइनॉक्स के साथ उन्होंने मर्जर कर लिया। या वॉलमार्ट जो है, उन्होंने भी काफ़ी जो है वो मर्जर कर लिया फ्लिपकार्ट के साथ। एक्चुअली वॉलमार्ट ने एक्विजिट कर लिया, यानी टेक ओवर कर दिया फ्लिपकार्ट को, ऐसे भी होता है। या जो जोमेटो है, उसने टेक ओवर कर दिया उबर ईट्स को। तो इस तरह से काफ़ी एग्जाम्पल बच्चों आपको मिलेंगे
मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर में क्या होता है, दो बिजनेसेस आपस में जुड़ जाते हैं और एक एंटिटी बन जाते हैं। लेकिन एक्विजिशन में क्या होता है, परचेज, यानी एक पावरफुल जो आपका होल्डिंग कंपनी है उसने किसी और को टेक ओवर कर लिया और अपने साथ मिला लिया, तो वो एक्विजिशन है। जैसे मैंने कहा कि जो वॉलमार्ट है उसने क्या किया, फ्लिपकार्ट को एक्विजिट किया, यानी परचेज किया, अपने में मिला लिया। या जो जोमेटो है उसने ओवर ईट्स को अपने साथ मिला लिया। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं मर्जर, तो मर्जर क्या है, एक लीगल कंसोलिडेशन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंटिटीज इनटू वन एंटिटी। दो बिजनेस एक बिजनेस में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर बच्चों? या जब हम कहते हैं एक्विजिशन यानी टेक ओवर, मैं किसी बिजनेस को टेक ओवर कर रही हूँ। एक्विजिशन मीन्स व्हेन वन एंटिटी, एक बिजनेस, टेक ओवर द ओनरशिप ऑफ अनदर एंटिटी का स्टॉक या इक्विटी या असेट, किसी भी फॉर्म में वो उसको टेक ओवर कर सकता है। क्लियर बच्चों? तो हमारा थर्ड है ग्रीनफील्ड, मर्जर एंड एक्विजिशन, इसे हम कहते हैं। अच्छा, जब हम मर्जर और एक्विजिशन कहते हैं ना बच्चों, देखो ग्रीनफील्ड को हमने क्या कहा, जो हम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मर्जर और एक्विजिशन में ऑलरेडी बिजनेस हैं। तो जब हम मर्जर और एक्विजिशन को मिलाते हैं ना, तो पता है क्या बनता है, ये बनता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड शुरू से, ब्राउन फील्ड, जब हम लोग बोलते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, तो वो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी सेटअप है, उनका बना बनाया बिजनेस है, दो बिजनेस आपस में मिल रहे हैं, मर्जर। लेकिन एक जो साउंड बिजनेसमैन है वो दूसरे का इक्विटी टेक ओवर कर रहा है, उसका स्टॉक जो है वो टेक ओवर कर रहा है, उसके असेट्स को टेक ओवर कर रहा है, तो वो क्या हो गया, एक्विजिशन। तो मर्जर हो या एक्विजिशन हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जो ये मर्जर और एक्विजिशन होता है, ये भी हमारे इकोनॉमी में काफ़ी अच्छी जो है वो पावरफुल जो है वो इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्टिविटी में लाते हैं, इनकम और एम्प्लॉयमेंट में वो लाते हैं। एक्सपोर्ट लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा स्ट्रांग होता है, क्योंकि क्वालिटी जो है, स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ जाता है। तो काफ़ी ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें बीओपी के पोजीशन पे भी दिखाई देता है। ओके बच्चों, नाउ लास्ट जो है दैट इज टाइप्स ऑफ हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत ईजी है बच्चों, पूरा रिविजन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल यानी पूरा क्या हो गया आपका, एफपीएफ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब आप किसी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, फॉरेन कंट्री के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में यानी उनके इक्विटी कैपिटल में इन्वेस्ट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड इक्विटी कैपिटल का एफडीआई, यानी आपने फॉरेन पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया। सिंपल, ओके। यानी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ द कंपनी इन फॉरेन कंट्री। जब आप फॉरेन कंट्री के स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी कैपिटल, तो ऐसे आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बनते हैं। या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कभी कभी री इन्वेस्टेड अर्निंग। री इन्वेस्टेड किस में होता है बच्चों, ये होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं, जो उन्होंने डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं। जब उन्होंने डिविडेंड के फॉर्म में इन्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, फिर वो वही फंड जो है वापस उधर रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, यानी री इन्वेस्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड री इन्वेस्टेड अर्निंग। उन्होंने जो कमाया वही उधर री इन्वेस्ट कर दिया, जो उन्हें डिविडेंड मिला, जो उन्होंने प्रॉफिट मिला, वही सेम वापस उधर इन्वेस्ट कर दिया। तो ये भी हमें दिखाई देता है शेयर ऑफ अर्निंग जो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड और रेमिटेड अगेंस्ट अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, हमने उनको वापस ट्रांसफ़र कर दिया, यानी हमने उनसे वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है उनका हिस्सा उनसे नहीं लिया। वंस अगेन हम लोगों ने क्या किया, उधर री इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसा हमें कहाँ दिखाई देता है, ऐसा हमें मल्टीनेशनल कंपनीज़ में ज़्यादातर दिखाई देता है। तो इस तरह का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी WTO के अकॉर्डिंगली दिखाई देता है। थर्ड है अदर कैपिटल्स। अब अदर कैपिटल्स में काफ़ी ये जो हम कहते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ADR और GDR आते हैं, या डेप्ट, फॉरेन डेप्ट कैपिटल, ये सब मिक्सिंग जो रहता है ये पूरा किस में आता है बच्चों, अदर कैपिटल।
तो ये पूरा जो आपने किया वही यहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो अदर कैपिटल में आप देखोगे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरिंग और लेंडिंग, ये हमें दिखाई देता है। हमने फॉरेन कंट्री से लिया, हमने IMF से लिया, हमने वर्ल्ड बैंक से लिया, या हमने वहाँ की फ्रेंडली गवर्नमेंट से बोरो कर लिया, या हमने वहाँ के किसी नॉन रेजिडेंट सिटीज़न से वहाँ से हमने बोरो कर लिया। तो अगर हमें इस तरह के डेप्ट मिले या ADR और GDR के थ्रू अगर हमें फंड्स मिल रहे हैं तो दिस इज़ व्हाट अदर कैपिटल। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ FDI जो आपके TY का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.